हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग कॉमर्स का पेपर करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस तो आप सबको पता है। टोटल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर आ रहे हैं और मार्केटिंग के। टोटल 3 सेक्शन है पेपर में, ए, बी और सी। ए 8 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 8 पूरे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है, ये पूरे अटेम्प्ट करने हैं। और बी जो है यहाँ पे ये 12 मार्क्स के लिए है। तो टोटल 6 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, वो भी पूरा अटेम्प्ट करना है। सी में क्या है, ये 20 मार्क्स के लिए है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के ईच हैं। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। पहले ए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ मेनी राइट ऑफ कंज्यूमर्स आर गिवन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कितने राइट्स जो है कंज्यूमर को दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो बताइए कितने राइट दिए गए हैं। 4, 3, 6 और 5। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 6 राइट। अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से हैं, वो जो 6 राइट दिए हैं वो कौन कौन से राइट हैं। क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन करेक्ट राइट, जैसे 6 राइट कौन कौन से दिए हैं। राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू चूज़ है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये 6 राइट दिए हैं। अब 3 राइट सही दे दे आपको और एक कोई गलत सा राइट दे दे कि राइट टू बी इंडिपेंडेंट। तो अब बोले इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, वो आपको निकालना है। तो ऑड वन आउट में निकालना होगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज लेबलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन। ये असर्शन है। रीज़न इज लेबलिंग हेल्प in the promotion of the product by attracting the attention of customers and providing required information। assertion में इन्होंने ये कहा कि लेबलिंग एक ऐसा फंक्शन है मार्केटिंग का जो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। सेल्समैन कौन होता है, जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। तो लेबलिंग भी क्या होता है, अगर प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव बना है तो वो आई कैचिंग होगा तो हम उसको ख़रीदने की तरफ जाएंगे। तो ये असर्शन कह रहा है कि लेबलिंग सेल्समैन की तरह काम कर रहा है। देन रीज़न बोल रहा है कि लेबलिंग हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स। और लेबलिंग ये हेल्प करता है प्रोडक्ट के प्रमोशन में, अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो हाँ करता है। तो रीज़न और असर्शन दोनों ही करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए इसमें से। A1, both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of for assertion. Then question number 3, grouping of activities based on product line is a part of। ये जो grouping of activities है ये product line पे based होती है। तो ये किसका पार्ट बनता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का बनता है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन का बनता है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का बनता है। तो अब इसके लिए आप लोग को सबकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन पे जो बेस्ड होती है तो किस में आता है। तो देखिए हमने थोड़ी थोड़ी सी मीनिंग लिख रखी है आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो। हाँ, बहुत लार्ज हो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़। एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। देन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन, ये किसका पार्ट है? ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक। सेकंड, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ईच मेजर और बेसिक फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। हर एक मेजर और बेसिक फंक्शन जो है ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट की तरह। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स अलग है। तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक्टिविटीज़ को ही बांट दिया जाता है, प्रोडक्ट लाइन नहीं, एक्टिविटीज़ को ही बांट दिया जाता है, काम को ही बांट दिया जाता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक। देन डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। डेलीगेट करना है, काम को हमें बांटना है। जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको कुछ काम दे दो ताकि जो मैनेजरियल लेवल का काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक प्रोसेस है जहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल को भी दी जाती है। डेलीगेशन इज जस्ट डिवाइडिंग वर्क इनटू टास्क दैट अदर कैन डू। डेलीगेशन क्या है? ये जस्ट डिवाइड कर दो काम को इनटू टास्क में और जो अदर्स भी कर सके। लास्ट वन इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्न एंड कंट्रोल इटसेल्फ रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर या कोई एनीवन एल्स। कोई और इनको कंट्रोल नहीं करता, ये खुद ही कंट्रोल करते हैं, अपने आप का रूल ही खुद बनाते हैं, फ्री होते हैं। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये सुना होगा आप लोगों ने, जो खुद से चलती है, खुद का इनका रूल होता है, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, बी वाला। ठीक। देन फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से में। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा। तो दे आर डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। अगर डेलिबरेटली प्लान्ड है और क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट है ये तो फॉर्मल हो गया। यहाँ पे तो पूछा है जो फॉर्मल ना हो। दे आर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, ये चलते रहेंगे, स्टेबल होंगे। वायलेशन ऑफ रूल्स इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू पेनाल्टीज़। अगर हम रूल तोड़ेंगे तो पेनाल्टी लग जाएगी, ये भी हमारा फॉर्मल होगा। देन लीडर्स आर चूजन, आप अपनी मर्जी से लीडर को चूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, D1, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी मर्जी से लीडर को नहीं चूज़ कर सकते। जो लीडर हमें अपॉइंट हो गए, जो मैनेजर हमारे हैं वो ही रहेंगे। इनफॉर्मल में वोटिंग हो गई, या इनफॉर्मल में हमारा क्या हो गया, जिसको ज़्यादा लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लीडर बन जाएगा। तो लीडर आर चूजन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ वन, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विद राइट पर्सन इज नोन एज। ये कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पर राइट पर्सन को राइट जॉब दी जाती है? याद करिए कौन सा चैप्टर पढ़ा था आप लोग ने जॉब से रिलेटेड? स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट का कोई चैप्टर था ना? तो ये उसी का ही क्वेश्चन है। अब जल्दी से मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। आंसर तो स्टाफिंग है। तो जहाँ पर स्टाफिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप राइट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं राइट जॉब के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ये बताना है कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड होता है, इसमें आपस में रिलेशन होता है। तो हाँ होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। जैसी आपकी प्लानिंग होगी वैसे ही आप काम करोगे, और फिर अगर आप उस तरह से काम नहीं करोगे तो आप जितने भी सारे डेविएशन होंगे, जितनी भी सारी गलत चीज़ें होंगी उसको कंट्रोल करोगे ताकि वापस से प्लान पे आ जाओ, और इसीलिए प्लान को बनाया जाता है। तो ये ट्रू है। सेकेंड बी, रैशनल बायर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रैशनल बैरियर इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो रैशनल बैरियर है ये एक टाइप का बैरियर है इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में।
रैशनल बैरियर्स मीन्स जो लॉजिकल बैरियर होता है, जो ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो गई, सब अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, एज वी कैन से दिस, कि सारे लोग अपने थॉट्स आगे लेके आ रहे हैं। तो रैशनल बैरियर्स, लोगों की सोच जो है, ये क्या एक तरीके का बैरियर है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में? तो ये नहीं है, ये फॉल्स होगा ऑप्शन। ठीक है, रैशनल बैरियर तो एडवांटेज वाली चीज़ें हैं, लोगों की ओपिनियन हमको मिल रहे हैं तो हम उससे बड़ा एक अपना ओपिनियन बना पा रहे हैं। तो हमेशा हमें दूसरे के ओपिनियन की वैल्यू करना चाहिए और उनको कंसीडर करना चाहिए। देन सेवेंथ वन, अ पॉपुलर ब्रांड of toothpaste has 20% डिस्काउंट मेंशन ऑन द पैकेज। पहले से ही पैकेज में डिस्काउंट मेंशन है। नेम द एलिमेंट ऑफ प्रमोशंस। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ प्रमोशन का? जब आपको डिस्काउंट पहले से मिल रहा है, आप मांग नहीं रहे हो कि प्लीज़ हमको 10% दे दो या 5% दे दो, तो ये बताइए कौन सा हुआ? ये सेल्स प्रमोशन होता है। जब पहले से पैकेट में डिस्काउंट लिख के आए, कोलगेट का जब आप बड़ा पैकेट लीजिए, देखिए उसमें लिखा होता है 30% ऑफ के नाम से, तो इस डिस्काउंट को कहते हैं हम लोग सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट। ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है और ये डिस्काउंट इसीलिए लगाया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हों और हमारा ही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें। अब मीनिंग भी जान लेते हैं जल्दी से सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन refer to all activities which are undertaken for the purpose of increasing sales। सेल्स प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अंडरटेक करती हैं, जो काम करती हैं। कौन सा काम करती हैं? ऐसा कोई भी काम करें जिससे सेल्स बढ़े, चाहे डिस्काउंट देना हो, चाहे कूपन में देना हो, चाहे एक के साथ एक सामान फ्री देना हो, तो ये सारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होंगी। क्यों? क्योंकि ये सब सेल्स को इंक्रीज़ करेंगी। एक्टिविटीज़ मेनली इंक्लूड लोअरिंग द प्राइस। एक्टिविटी में क्या आता है? प्राइस को कम कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दो। देन कूपन दो, सामान के साथ कूपन दे दो। 1000 का कूपन, आप नेक्स्ट शॉपिंग करेंगे 2000 रुपीज़ की, तो ये आपका एक कूपन चल जाएगा। तो ऐसे कंडीशनल लगा के कूपन दे दीजिए, तो ये भी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। देन कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट रख दिया, लकी विनर को एक बाल्टी फ्री। ठीक, ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है लकी विनर को एक मिक्सी फ्री, एक बाइक फ्री, ऐसे कॉन्टेस्ट करवा दिया। देन गिविंग अवे ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया कि आप जो भी दिवाली में 10,000 की अबव शॉपिंग करेगा उसको हम लोग एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो ये सब सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है। सेक्शन ए हो गया कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं सेक्शन बी। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिमस टर्म्स, डू यू एग्री, गिव रीज़न। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे मीनिंग तो मेनली बताना ही होगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या है और सेलिंग का मतलब क्या है। और पूछ रहा है क्या ये लोग सिनोनिम्स है, क्या ये लोग जो है मार्केटिंग को हम सेल्स की जगह यूज़ करते सकते हैं और सेल्स को मार्केटिंग की जगह यूज़ कर सकते हैं? नो। ऑप्शन क्या है आंसर? नो, नहीं। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर नॉट सिनोनिम्स, ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है। ये दोनों कैसे टर्म है? ये अलग अलग टर्म है। मार्केटिंग जो है, द मेन एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू अर्न प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का क्या है? मार्केटिंग का जो एम है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना है। कैसे? थ्रू मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन से, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना है, ये मार्केटिंग का काम है। और सेलिंग का क्या है? सेलिंग एम एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेलिंग का एम क्या है? सेलिंग एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका भी काम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, बट ऑब्जेक्टिव अलग है। बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स की वॉल्यूम को बढ़ाओ, देन अर्निंग प्रॉफिट करो, तो ये सेलिंग का हो गया ऑब्जेक्टिव। और मार्केटिंग का कस्टमर को सेटिस्फाई करो फिर प्रॉफिट कमाओ, तो ये मार्केटिंग। तो ये कीवर्ड जो है आपके आंसर में आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अब 2 क्वालिटीज़ बताइए गुड लीडर की। कोई एक अच्छा लीडर होगा तो उसकी 2 क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ये तो सबसे ईजी है। पंक्चुअलिटी हो,
उसमें अंदर डिसिप्लिन हो, गुड फिज़ीक हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड लीडर की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आंसर आपको ऐसे लिखना है प्रॉपर फॉर्म में, ये नहीं कि 2 लिख के छोड़ दिया, इंटेलिजेंसी और कम्युनिकेशन स्किल और उसको एक्सप्लेन नहीं किया। कोशिश करिए कि एक्सप्लेन भी कर दीजिए। इंटेलिजेंसी है तो उसके अंदर देखिए क्या लिखा है कि अ लीडर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। He should have the ability to assess the pros and cons of his action in a particular situation. लीडर जो है वो इंटेलिजेंट इनफ हो टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स, ताकि वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एग्जामिन कर पाए राइट पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और ही शुड हैव द एबिलिटी, और उसके पास एबिलिटी हो कि वो सारे प्रॉस, सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अपने एक्शन के वो जानता हो कि जो वो काम कर रहा है इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, वो सब कुछ जान रहा हो। तो वो इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए लीडर के अंदर। देन साउंड फिज़िक, उसकी फिज़िक जो है, पर्सनालिटी, ये नहीं कि तब तबीयत ख़राब है, लुंज है, एकदम नीचे चले जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, ऐसे लीडर नहीं होने चाहिए। जिनमें एनर्जी हो वो लीडर होने चाहिए। अ गुड लीडर मस्ट हैव अ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिट होना चाहिए। एंड ही शुड हैव अ गुड फिजिकल पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो 2 ऑब्जेक्टिव बताना है कम्युनिकेशन का, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लिखिए। फर्स्ट वन इज़ कन्वेइंग द राइट मैसेज। पहला तो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ये होता है कन्वे करना है राइट मैसेज। हम कोई गलत मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। कभी कभी होता क्या है, किसी, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि कल 2 बजे हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी से बताया कि हम लोग 2 बजे पार्टी करेंगे, बोल दिया, 2 बजे हो गई। अब एएम और पीएम नहीं पता ना। मिस्टर ए ने कहा था कि हम लोग रात में 2 बजे पार्टी करेंगे, बी को लगा कि दिन में पार्टी करेंगे, तो ये लोग दिन में पहुंच गए, तो सब गलत हो गया। तो ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ये होता है आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, 2 AM 2 PM, ये जो बी हो कायदे से उनको कन्वे करना चाहिए ए को, और बी को भी ये चीज़ें डिटेल में पूछनी हो चाहिए कि हाँ ठीक है ये हो गया। अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो पहले हो गया कन्वे द राइट मैसेज। कम्युनिकेशन इज़ मेंट फॉर कन्वेइंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। राइट मैसेज राइट पर्सन तक पहुंचाना, पहला ये। फिर सेकंड, द मैसेज कन्वेड शुड बी वेल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड। फिर जो मैसेज दिया है जिसको, वो पहले एकदम कायदे से समझ ले, एक्सेप्ट कर ले, फिर हाँ बोले, फिर अपनी फीडबैक दे, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन serve as a part to coordinate the efforts of all who are involved in running of a business. Communication serve as a part to communicate the effort of all who are involved in running of a business. business में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब लोग कोऑर्डिनेट होके काम करें। अब कोऑर्डिनेशन की स्टोरी तो आपकी बुक में भी केस स्टडी में लिखी है। पापा बोलते हैं डाइनिंग टेबल पे कि मेरी पैंट छोटी करवाना है, तो डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं उनके कौन कौन से, सब लोग, पूरी फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है, मम्मी, उनके डॉटर एंड सन, ठीक। और पापा ने ऑर्डर बोल दिया कि मेरी पैंट बहुत बड़ी हो गई है, मंडे को ऑफिस की मीटिंग है और उसको जो है थोड़ा सा छोटा करवा देना है। पापा बोल के चले गए सोने। फिर मम्मी ने पैंट निकाली, मम्मी ने सोचा चलो मैं छोटी करवा के लेके आ जाती हूँ, तो मम्मी ने गई टेलर के यहाँ छोटी करवाया और अलमारी में वापस से सजा के रख दिया। फिर डॉटर को लगा अरे मेरे फादर ने मुझे काम बोला है, मैं नहीं करूँगी तो उनको कैसा लगेगा। तो फिर डॉटर ने भी पैंट निकाली, टेलर के यहाँ गई, अपने टेलर के यहाँ, और उसको भी छोटी करवाया वैसे एकदम साफ सब तरीके से, फिर वापस से अलमारी में रख दिया। देन सन को लगा कि अरे पापा ने मुझे कल एक काम बोला है, मैं वो भी नहीं करूँगा तो फिर मुझे डांट लगाएंगे। तो ये भी गए
अलमारी से पैंट निकाला, पैंट निकालने के बाद छोटी करवाया और फिर अलमारी में सजा के रख दिया एकदम अच्छे से। फिर मंडे को पापा उठे 9 बजे, पूरा एकदम अप टू डेट हुए। फिर उन्होंने सोचा चलो अपना फॉर्मल पैंट पहनते हैं, पैंट कोट पहन के ऑफिस की मीटिंग में जाते हैं। जब उन्होंने पहना तो वो पैंट उनकी हाफ पैंट बन गई। ठीक है, क्यों हाफ पैंट बन गई? ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। तो ये है 2 ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का। पहला हो गया कन्वे द राइट मैसेज, सेकेंड वन इज़ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 रीज़न टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें रीज़न देना है जो एम्फेसाइज करे इम्पोर्टेंस, किसकी इम्पोर्टेंस? कंट्रोलिंग की, एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या हुआ कंट्रोलिंग का? कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोल हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। तो फर्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मान लीजिए हमने प्लानिंग करके काम किया कि 1000 यूनिट बनानी है और 800 यूनिट अभी बनी, तो अब क्या करेंगे? 200 यूनिट और बननी भी बची हुई है, तो और मेहनत करेंगे और काम करेंगे। तो कंट्रोलिंग लगाएंगे, जो जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको सही करेंगे ताकि हम टाइम पे अपना आउटपुट निकाल पाएँ, 1000 यूनिट बना पाएँ। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन गोल को। तो पहला तो इम्पोर्टेंस ये हो गया कंट्रोलिंग का। सेकेंड वन इज़ इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इंश्योर क्या करना है? ऑर्डर और डिसिप्लिन, जो भी काम हो रहा है वो ऑर्डर में हो और डिसिप्लिन में हो। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू मिनिमाइज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज़। उनकी एक्टिविटीज़ पे एकदम क्लोज चेक रखते हैं। दस इट फैसिलिटेट्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम क्लोज चेक रखते हैं सारे एम्प्लॉयज़ पे, सारे काम को सही से चेक करते हैं, कोई भी डेविएशन नहीं आने देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर लेता है। ये हो गया रीज़न या इम्पोर्टेंस हो गया कंट्रोलिंग का एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।